ओके। तो आगे देखते हैं। ऐसे ही आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीन चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3। फिर से आपसे क्या क्या पूछा गया देख लो जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर थ्री चार्जेस। Q2 आपको दे रखा है -20 कूलम। तो आपसे पूछा गया है Q1 और Q3 बताओ। Q2 इज -20। Q2 इज -20 कूलम। तो आपसे Q1 एंड Q3 की वैल्यूज पूछी गई हैं। तो बता सकते हैं आप जल्दी से? कैसे बताएंगे? क्या करना चाहिए? कैसे बताएंगे? Q2 पता है, Q3 और Q1 की वैल्यू कैसे बताओगे? जल्दी बोलो भाई, कैसे बताओगे? क्यू यानी ई से Q इज इक्वल टू एनी। NA। नो सर, सॉरी सर, एनी। सॉरी सर, गलत हो गया सर। कोई नहीं। तो जो कहना चाह रहा है बेसिकली बात यह है कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गिन सकते हैं। जितनी 2 पे आ रही है उसके प्रोपोर्शनल उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। तो अगर मुझे यहाँ की लाइंस पता है तो प्रोपोर्शनलिटी से मैं ये भी बता सकता हूँ, और अगर मुझे यहाँ की लाइंस पता है तो वही प्रोपोर्शनलिटी यूज करके मैं यहाँ भी बता सकता हूँ। तो जैसे अगर 2 पे मैं नंबर ऑफ लाइंस गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे 8 इस तरफ भी है। टोटल 16 लाइंस आ रही हैं Q2 पे। ठीक है। तो Q2 पे जो लाइंस आ रही हैं वो आ रही हैं 16, और उसका जो चार्ज है वो है -20 कूलम। तो बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस और Q का अगर मैं रेशियो देखूं तो 16 लाइंस पे चार्ज है 20 कूलम। तो एक लाइन पे जो चार्ज होगा वो होगा 20/16 कूलम। मतलब 5/4 कूलम इज चार्ज फॉर वन लाइन। अब आप आराम से सारी चीजें कर सकते हैं। अब क्या पूछा है आपसे Q3 पे? Q3 पे कितनी लाइंस बाहर जा रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। जस्ट जिसकी हाफ है, हाफ है तो अपना आंसर आ गया यहाँ से। Q3 हो जाएगा ये 10 कूलम, और पॉजिटिव होगा क्योंकि लाइंस यहाँ से बाहर जा रही हैं, पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली Q1 भी कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि इस पे भी 8 लाइंस यहाँ भी हैं, तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 10 कूलम। ये भी पॉजिटिव होगा। खत्म बात। इतना ही तो करना है इसमें। तो ये आपको अब समझ में आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन इस टाइप के कैसे करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। अब अपन बात करते हैं गॉस लॉ के बारे में। एक मिनट दीजिए मुझे बस, या उससे पहले कुछ एक दो प्रॉपर्टीज और हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद गॉस लॉ पे चलते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं गॉस लॉ पे, उसके बाद चलेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके पास है ये क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक +Q एक -Q। एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है। +Q एंड -Q प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D अपार्ट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D आपको दे रखा है। What are the points at which the resultant electric field is parallel to the line joining the two charges? आपका क्वेश्चन क्या है? What are the points at which net field, field मतलब electric field, is parallel to the line joining two charges? आपको वो पॉइंट्स बताने हैं जहां पे ये फील्ड जो है वो पैरेलल होगा इस लाइन के। इस लाइन के पैरेलल फील्ड आपको मिलना चाहिए। ऐसे पॉइंट्स आपको बताने हैं। ओके।
वैसे इसका आंसर आप सीधे बता सकते हो क्या, ऐसे पॉइंट्स कहाँ कहाँ मिल सकते हैं मुझे? क्यू प्लस वन प्लस क्यू से और माइनस क्यू के बीच पे। ओके, एक तो आपने बोल दिया कि यहाँ जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे फील्ड पैरेलल होगा, ठीक बात है। और कहाँ हो सकते हैं? सर उसके आउटसाइड भी रहेंगे तो भी पैरेलल होंगे ना। ठीक है, आउटसाइड रहेगा तो भी पैरेलल हो जाएगा, ये भी ठीक है। तो मतलब बेसिकली एक तो आपने बोल दिया कि इस पूरी लाइन पे कहीं भी हो फील्ड पैरेलल हो जाएगा, ठीक बात है। और और भी पॉइंट्स हो सकते हैं ऐसे, और कहाँ होंगे? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे तो जीरो हो जाएगा, उस पे तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। और ऐसे पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं बताओ? सर इनके फील्ड लाइंस जो कर्व बनाएंगे उसमें भी पैरेलल होंगे ना। फील्ड लाइंस बनेंगी इनकी ऐसी, ठीक है, ये इनके फील्ड लाइंस बन रही हैं। तो इसमें पैरेलल कहाँ मिलेगा फील्ड आपको? यहाँ पे ये वाला फील्ड आपको पैरेलल मिलेगा, है ना, इस तरीके से, ऐसे यस हर सर। एक पॉइंट आपको। तो ये वाले कौन से पॉइंट्स कहलाते हैं? दीज पॉइंट्स आर इक्वेटोरियल पॉइंट्स, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास दो आंसर इसके आएंगे कि एक तो वो सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पे ही हैं, ऑलरेडी इस लाइन पे ही हैं, दूसरे वो सारे पॉइंट्स जो इसके इक्वेटोरियल लाइन पे हैं, इन सब जगह भी फील्ड हमेशा आएगा आपका पैरेलल टू द पॉइंट। इसको अपन प्रूव कर सकते हैं, देखो प्रूव कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया, इस पे मैं फील्ड लिखना चाहता हूँ। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r1, दिस डिस्टेंस इज r2, और ये इक्वेटर पे नहीं है, मैंने कोई रैंडम पॉइंट लिया है, r1 r2 डिस्टेंसेस हैं इसकी, दिस अल्फा है, दिस इज बीटा। ओके, अब मैं इस पॉइंट पे अगर फील्ड लिखना चाहूँ तो मैं फील्ड लिखता हूँ, देखो इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, कितना आएगा तो लिख लेते हैं इस डायरेक्शन में E1 लिख लेता हूँ मैं इसे। इस माइनस क्यू की वजह से फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचता है, फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज इस डायरेक्शन में, तो मैं इसको लिख लेता हूँ इस डायरेक्शन में E2। ऐसे दो फील्ड्स मेरे पास यहाँ पे आ गए। अब अगर ध्यान से देखो तो मैं इनके कंपोनेंट्स लूं, तो ये क्योंकि एंगल अल्फा है तो दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा, तो ये अल्फा हो गया। और क्योंकि ये एंगल बीटा है सो दिस एंगल इज ऑल्सो बीटा, ये बीटा तो ये भी बीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो बीटा। दोनों के कंपोनेंट्स देखते हैं। अपने को क्या चाहिए कि जो नेट फील्ड आ रहा है ना वो इस डायरेक्शन में आए, पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। इसका मतलब इनके ये जो कंपोनेंट्स हैं ये आपस में कैंसिल हो जाने चाहिए, तभी आप बोलेंगे कि नेट फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। तो बस अपने को यही करना है कि इसका जो ये कंपोनेंट है विच इज E1 साइन अल्फा, और इसका ये जो कंपोनेंट है E2 साइन बीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाए। और कैंसिल कब हो सकते हैं? जब दोनों बराबर हो जाएं। तो आपका रिलेशन आपको मिल गया E1 साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू E2 साइन बीटा। अपन इनके वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे। E1 को रखूंगा KQ/R1 स्क्वायर, ठीक है। और साइन को रखने के लिए लेट्स से मैंने बोल देता हूँ कि ये जो डिस्टेंस अपन ने ली है ना, इस पॉइंट की जो हाइट है वो हाइट है y, ठीक है। इस लाइन से परपेंडिकुलर हाइट ये y है, ओके। तो यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं। अब साइन को लिखा जाएगा, साइन अल्फा लिखना है ना, साइन अल्फा इज y/r। ऐसे E2 अगर इधर लिखूंगा तो KQ/R2 स्क्वायर y/r2। तो बेसिकली आपको क्या मिल गया यहाँ से कि KQ कैंसिल हो गए, इधर मिला y/r1 क्यूब इज इक्वल टू y/r2 क्यूब। अब ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं? एक कंडीशन तो ये कि y जीरो हो जाए, तो 0 = 0, ठीक बात है। y जीरो होना मतलब पॉइंट इस लाइन पे ही आ जाए और कहीं भी हो, तो एक तो आपकी बात ठीक हो गई कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो तो आपका काम हो जाएगा। तो y = 0, एक केस तो ये हो सकता है, मतलब पॉइंट्स आर ऑन द लाइन। ठीक है, दूसरा काम क्या हो सकता है कि यहाँ पे R1 = R2 हो जाए, तो भी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। R1 = R2 अगर हो गया तो मतलब ये पॉइंट यहाँ बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा इस जगह पे विच इज इक्वेटोरियल लाइन। आप इस इक्वेटोरियल लाइन का कोई भी पॉइंट उठाओ, यहाँ से डिस्टेंसेस बराबर मिलनी चाहिए, इसी को बोला आपने R1 = R2। तो इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये मिल जाएगा। तो दूसरा इसका केस हो सकता है R1 = R2 मतलब इक्वेटोरियल लाइन।
तो ये आपने यहाँ से प्रूव भी कर दिया सारी चीजें। पहले हमने बात करी सिर्फ एनालिटिकल डायग्राम देख के बात करी, उसके बाद मैथमेटिकली इसको प्रूव कर दिया कि हाँ भैया ऐसा ऐसा पॉसिबल है। तो ये दोनों केसेस इसमें बन सकते हैं। ध्यान क्या रखना है इसमें, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, और तरीका क्या था, हमने एक रैंडम पॉइंट लिया, उस रैंडम पॉइंट पे फील्ड देखा दोनों चार्जेस की वजह से E1 और E2, फिर हमें जो चाहिए कंडीशन वो अप्लाई करी। कंडीशन क्या चाहिए थी कि जो फील्ड है नेट इस डायरेक्शन में आए। इस डायरेक्शन में कब आ सकता है, जब ये वाला टोटल जीरो हो जाए, और ये टोटल जीरो होना मतलब जो ऊपर है वो इसके बराबर हो जाए, दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। तब हमने कंपोनेंट्स लेके इन दोनों को बराबर किया और यहाँ से अपना आंसर प्रूव किया। तो ये जो तरीका है ना सॉल्व करने का, दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट, कि आप कैसे उसको अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, आप कैसे उसको सोचेंगे। ओके, एक आसान सा क्वेश्चन और करते हैं। इस बार क्वेश्चन आपका है कुछ ऐसा, ठीक है, ये हो गया। चलिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया दूसरा ये वाला कि ये शायद अपन कर चुके हैं, एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एयर में सस्पेंडेड है, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड E such that electron stays in air। ये आपको बोला गया है, जहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम, और आपको G भी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया है कि कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कि इलेक्ट्रॉन एयर में स्टे करे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? पहली बात तो एयर में स्टे कर रहा है, स्टे कैसे कर सकता है कोई चीज, जब इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स उस पर जीरो हो जाए। हवा में है तो फोर्स क्या क्या लगेगा, एक तो इस पे mg नीचे की तरफ लगेगा, और नेट फोर्स जीरो करना है मतलब ऊपर की तरफ इस पे एक फोर्स लगना चाहिए जो इसको बैलेंस करे। और ऊपर की तरफ फोर्स कौन लगा सकता है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो ऊपर आना चाहिए, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे लगना चाहिए। और अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा, या रेस्ट पे आ जाएगा। अब क्या करूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए किधर लगनी चाहिए, जल्दी बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर या नीचे? डाउनवर्ड, नीचे। यस, क्यों नीचे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे होगा और ये एक नेगेटिव चार्ज है, हम जानते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू QE। अगर यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा चार्ज की वजह से, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो F इक्वल टू mg, फोर्स कितना लगता है Q इंटू E के बराबर, इक्वल टू mg। Q दे रखा है आपको, सारी चीजें पता है, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड, कोई खास बात नहीं है। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो आपसे पूछा गया कि इन दिस फील्ड E is to be produced by a second electron। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E is to be produced by a second electron which is located below first electron, which is located below first electron। What is the distance between them? What is the distance between them? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो बात क्या हो गई कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चाहिए। अब इसने बोला सेकंड क्वेश्चन में कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, एक सेकंड इलेक्ट्रॉन है जो आपने यहाँ पे कहीं रखा हुआ है। दिस इज अ सेकंड इलेक्ट्रॉन जो आपने यहाँ पे रख दिया, और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन
जो फील्ड रिक्वायर्ड है वो प्रोड्यूस करेगा। तो पूछा है कि बताइए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो कैसे निकालें डिस्टेंस आर, क्या करें? अपने को फील्ड पता है, अपने को ये पता है कि ये जो फील्ड है ये इस इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अपने को आर निकालना है, क्या करना चाहिए? जल्दी बोलो, आसान क्वेश्चन है बहुत, जल्दी बोलो क्या करना चाहिए। के क्यू बाई के क्यू बाई आर स्क्वायर, बस और क्या है, यही तो है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितना होता है? फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज या फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये फील्ड कितना होना चाहिए? ई के बराबर, जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, बस यहाँ से आर आ गया, इतनी सी तो बात है इसमें। तो के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ई जो है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डालता हूँ, mg बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई, यहाँ से आपको आर मिल जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय एम जी, या फिर आर इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम जी टू ई, खत्म। ये आपको वो डिस्टेंस मिल गई जिस डिस्टेंस पे अगर आप नीचे इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से फील्ड नीचे की तरफ आएगा। भाई इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कैसे फील्ड होता है? टुवर्ड्स द चार्ज, तो फील्ड नीचे ही चाहिए था अपने को, ऐसा इसने प्रोड्यूस कर लिया। कितना नीचे रखेंगे? तो इतना नीचे रखेंगे तो अपना आंसर यहाँ से आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचो हमेशा हर क्वेश्चन को कर पाओगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोला देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे ऐसा, तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। वेरिएबल क्या है? a माइनस बी एक्स, ऐसा फील्ड है। और यहाँ पे आप मान सकते हैं कि ये x इक्वल टू 0 है। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल था जिसकी इनिशियल स्पीड पे 0 है, ठीक है, u इक्वल 0 है, इसका मास m है, चार्ज q है, ठीक है। ये पॉइंट x इक्वल टू 0 पे अभी रखा हुआ है विद इनिशियल स्पीड 0, मास m, चार्ज q। अब क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, आप बोल सकते हो कि a एंड b जो है वो दोनों पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, a एंड b आर पॉजिटिव। तो सोचो x इक्वल टू 0 पे अभी फील्ड कितना होगा? ये क्वांटिटी होगा 0, x इक्वल टू 0 पे फील्ड इज इक्वल टू a। a मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है, इसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। तो मूव करना शुरू करेगा, इसके पास एक वेलोसिटी आएगी, पर जैसे जैसे x बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये क्वांटिटी इंक्रीज होगी, और एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्यों? क्योंकि x अभी भी बढ़ रहा है, x अगर बढ़ रहा है तो अब ये क्वांटिटी बढ़ रही है, दिस क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, मतलब फील्ड नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव होना मतलब आप अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगने लगेगा। तो आपसे ये पूछा गया, हाँ, कि find distance traveled by the particle till it comes to rest. Find distance traveled by the particle till it comes to rest. ठीक है, एक बात तो ये पूछी गई है, और दूसरी बात इससे पूछी गई एक्सेलरेशन एट दैट मोमेंट, जब ये रेस्ट पे आया उस समय इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ये दो बातें आपसे पूछी गई हैं, और x जो है वो आपको दे रखा है कि x इज द डिस्टेंस फ्रॉम point where particle initially was at rest. ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, करना आपको एक ट्राई मारना है इस क्वेश्चन पे एक बार। पहले क्वेश्चन ढंग से समझ लो। अगर यहाँ पे मैं कहता इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 न्यूटन पर मीटर, 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, 5 न्यूटन पर कूलम अगर फील्ड में कहता, तो क्या होता? ये एक चार्ज है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगता क्यू ई के बराबर, और क्योंकि यहाँ पे
ई कांस्टेंट होता, जब मैं 5 की बात कर रहा हूँ, तो ये हमेशा आगे चलता चला जाता है इस फोर्स के साथ। इस फोर्स की वजह से इस पे एक्सेलरेशन आता है F/m, और इस एक्सेलरेशन के साथ ये लगातार आगे चलता रहता। ठीक है, ऐसा होता। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस फंक्शन से वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, जब है तो इसके पास इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है QE/m के बराबर, उसकी वजह से ये आगे चलेगा। पर जैसे जैसे इसका एक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे चल रहा है, एक्स इंक्रीज हो रहा है, एक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाली टर्म इंक्रीज हो रही है, ये वाली टर्म इंक्रीज हो रही है। तो अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, फील्ड टोटल 0 हो जाएगा। लेकिन उस टाइम तक इसके पास एक वेलोसिटी आ चुकी होगी, तो ये और आगे चलेगा, और आगे चलेगा तो एक्स और बढ़ेगा, एक्स और बढ़ेगा तो अब ये क्वांटिटी और बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब हो जाएगा नेगेटिव। और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फील्ड अपोज करने लगेगा, फील्ड इस डायरेक्शन में लगने लगेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, फील्ड हो गया अपोजिट। फील्ड अपोजिट मतलब फोर्स लगने लगा अपोजिट, इसका मतलब अब ये धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगा, रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा गया है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब कि ये रेस्ट पे आए। यहाँ से शुरू हुआ, जब रेस्ट पे आया तब तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। और दूसरी बात, जब ये रेस्ट पे आया, इस टाइम इस पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से इस पे एक्सेलरेशन कितना है। ये दो बातें आपसे यहाँ पे पूछी गई हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करेंगे आप लोग। ठीक है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि इसको कैसे करना है। करने का तरीका, दो तरीके हैं इसको। एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ पे इस पे फोर्स लिखिए Q इंटू ई से, इसका एक्सेलरेशन लिखिए QE/m से, विच इज Q इंटू A माइनस BX/m। ध्यान से देखो तो ये एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला केस आ रहा है। और वेरिएबल एक्सेलरेशन हमने 1D मोशन 2D मोशन में पढ़ा है कि जब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले केसेस आते हैं तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन यूज किया जाता है। कैसे यूज करेंगे, तो आप यहाँ पे एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v/dv/dx इज इक्वल टू दिस कंप्लीट थिंग। यहाँ से आप इसको x को उधर लेके जाओगे, बनेगा इंटीग्रल v/dv इज इक्वल टू इंटीग्रल Q/m A माइनस BX इंटू dx। फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो इनिशियल 0 था, फाइनली भी ये 0 पे जा रहा है। और यहाँ से आप देखेंगे कि x कहाँ से कहाँ तक पहुंचा, x0 तक पहुंचा। इसको आप इससे इंटीग्रेट करेंगे, या पहले आप अगर वेलोसिटी निकाल लो इसकी, इसको इंटीग्रेट करके सिर्फ वेलोसिटी निकाल लो, देन वेलोसिटी को 0 करके देख लो कहाँ तक ये पहुंच रहा है। तो ये इसका तरीका है करने का। और दूसरा इसका मेथड है एनर्जी कंजर्वेशन का, वो भी हम कट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे, आप लोग आज इसे एक बार ट्राई करेंगे इस तरीके से। और जिन लोगों ने कल होमवर्क करके नहीं भेजा था वो लोग मुझे आज सबमिट करेंगे किसी भी हालत में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए। बाय सर। बाय सर।